अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो चलिए जनाब, आज के ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको आज का रन-ऑन बता देती हूँ। खबरें जो हैं वो कुछ बहुत ही अच्छी हैं, कुछ बहुत ही ख़तरनाक हैं, कुछ बहुत ही मज़ेदार हैं। सबसे पहले आज मैंने आपके साथ एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है, और वो खुशखबरी सुन के तो आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने एक और खुशखबरी शेयर करनी है, जो खुशखबरी तो आप लोगों ने सुन ली होगी, जिसमें आप लोगों ने सुना कि गज़ा का जो पीस ऑफ बोर्ड है उसके अंदर पाकिस्तान ने अपनी शमूलियत ज़ाहिर कर दी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पता नहीं आगे ट्रंप के साथ मिलकर क्या करने जा रहा है गज़ा के बारे में। तो गज़ा के साथ जो मुआहिदा, गज़ा के बारे में मुआहिदा होने जा रहा है, उसकी जो असल शिकें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ये मुआहिदा किया है, उसकी मैं आज के ब्लॉग में वो तफसीलात आपको बताऊंगी जो इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। इसके साथ ही आज मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं, जो पता नहीं कई कई सालों से चल रहे हैं, उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, वो भी आपको ब्लॉग में पता चलेगी। भारत का एक और तैयारा गिर के तबाह बर्बाद हो गया है, और उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। साथ ही आज मैंने आपको बताना है जनाब, इचरा का वो एक शख्स था जो किलों के हिसाब से लोगों का सोना लूट के फरार हो गया था। फाइनली वो पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा गया है, क्यों पकड़ा गया है, कहाँ भागने वाला था, ये सारी तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर है, सबसे हाईलाइटेड खबर है, ये वो खबर है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको अच्छी नज़र से देख रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जिन लोगों को इसमें से प्रॉब्लम निकालनी है उन्होंने इसमें तनकीद को शामिल करना ही करना है। तो मैं आपके साथ तफसीलात रखती हूँ। आपको पता ही है कि गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से जो इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी थीं, मुल्ज़िमाना, बेईमाना, तशद्दुद वाली, और जिस तरह से वहाँ पे अमन को ख़राब किया जा रहा था, और जिस तरह से पाकिस्तान ने इसमें अपना किरदार अदा किया, इसमें टर्की ने अपना किरदार अदा किया। तो फाइनली अब गज़ा का जो बोर्ड ऑफ पीस है वो बन चुका है, और उसमें पाकिस्तान को भी शमूलियत के लिए ऑफ़र दी थी ट्रंप ने, और फाइनली पाकिस्तान ने उसको कबूल कर लिया है। अब जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो ट्रंप के साथ बड़े अच्छे तरीके से घुल मिल के सरगोशियाँ कर रहे हैं, कानों में बातें कर रहे हैं। वो वीडियो बहुत सारे लोगों को चुभ रहा है, और वो कोई बाहर के लोगों को नहीं चुभ रहा, वो हमारे ही मुल्क के अंदर कुछ सियासी जमातों को चुभ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि ट्रंप ने मुत्तादिद बार शहबाज शरीफ की तारीफ की है, और मुत्तादिद बार जो है वो हमारे जो सीडीएफ हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं, उनकी वो तारीफ कर चुके हैं। और मज़ेदार बात यह कि अब की बार फिर ट्रंप ने रिमाइंड करवाया इंडिया को कि जनाब, हमने, पाकिस्तान ने उनके 8 तैयारे गिराए थे। हालांकि पहले 6 थे, फिर 7 हुए, फिर 8 हो गए, लेकिन इंडिया के सर पे कोई जूं नहीं रेंग रही। इंडिया ने आगे से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं की, कोई रिबटल नहीं किया, कोई तस्दीक नहीं की, कोई तरदीद नहीं की। लेकिन मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि ये गजा बोर्ड ऑफ पीस का जो मुआहिदा हुआ है, इसके बारे में बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि आखिर पाकिस्तान ने मुआहदे में कौन कौन सी शराइत को कबूल किया है और कौन कौन सी शराइत को कबूल नहीं किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब तकरीब से खिताब करते हुए गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक के मशकूर होने का कहा, और ट्रंप ने कहा कि जनाब इसके अंदर हम पायदार अमन के लिए कोशा हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान समेत और कितने ममालिक हैं जिन्होंने गजा पीस ऑफ बोर्ड जो है उसके अंदर ये शमूलियत की है। ये है जी टोटल मिला के 19 ममालिक। 19 ममालिक ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है, और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ममालिक हैं, इनमें कतर है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, बहरीन है, मिस्र, उर्दन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात। इन सब ने, और पाकिस्तान ने, इन सब ने इस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की है। और इसके अलावा जो ममालिक हैं उसमें अर्जेंटीना है, आर्मीनिया है, आज़रबाईजान है, बेलारूस है, हंगरी है, कोसोवो है, मराकश और वियतनाम है। इन्होंने भी इसके अंदर जो शमूलियत है वो इख्तियार की है। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है इसमें शमूलियत के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि ये जो गजा का अमन मुआहिदा हुआ है, इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है, बल्कि 2023 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गजा के अंदर 100% ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी की जा सकेंगी। इससे पहले आपको पता है वहाँ पे लोग भूख से बिलक रहे हैं, पूरी तरह से खुराक वहाँ पे पहुँचती नहीं है। खुराक अगर किसी ज़रिए से पहुँचाई भी जाती है तो इसराइल उसको रास्ते में रोक लेता है। 55,000 इमदादी ट्रक और 14 लाख इमदादी जो पैकेट्स हैं वो अब फराहम किए जाएंगे फ़लस्तीन के अंदर।
दूसरे मरहले में इसके अंदर ये होगा कि पूरे फ़लस्तीन के अंदर तामीर नौ होगी, दोबारा से वो जो बिल्डिंग्स, वो जो सब कुछ टूट गया है, लोग बेचारे इतने सख्त सर्दी के अंदर टेंट्स के अंदर रहने पर मजबूर हैं। तो 1 लाख से ज़ायद रिहायशी यूनिट्स बनाए जाएंगे, 200 से ज़ायद तालीमी इदारे बनाए जाएंगे, 180 सकाफती और फ़नी मराकज़ और 75 तिब्बी सहूलियात जो हैं वहाँ पर वाले मराकज़ जो हैं वो कायम किए जाएंगे। नए गज़ा के तसव्वुर के तहत जो है वो साहिली सियाहत, जदीद ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा तवानाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आज़ाद मंडी के ऊपर मबनी मईशत की बुनियाद भी रखी जाएगी। माशी बहाली के नतीजे में आइंदा 10 साल के लिए जो प्लान दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि गज़ा के अंदर जो है मईशत है वो 10 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएगी, 5 लाख से ज़ायद रोज़गार पैदा होंगे, औसत घरेलू आमदन जो है वो 13,000 डॉलर सालाना तक पहुँचने का इम्कान होगा और मंसूबे के तहत बिजली, पानी और अवामी सहूलियात में 25 अरब डॉलर्स, फ़नी तालीम में 1.5 अरब डॉलर्स और तजारती जोन्स के अंदर 3 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी जो है वो की जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करके अगली खबर पे जाऊँगी कि वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चल पड़ा है, पाकिस्तान को ट्रंप ने फंसा लिया है, पाकिस्तान जो है वो ट्रंप का एक मोहरा बन चुका है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता और ये जो 19 ममालिक हैं ये मिलकर शायद कोई गलत फैसला कर देंगे। तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने साफ तौर पे अपना मौक़िफ़ दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि 1967 से पहले की जो सरहदों के ऊपर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अल कुद्स शरीफ, इसका दारुल हुकूमत और कब्ज़े और इज्तिमाई सज़ा की खुली मुखालफत हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और जो गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उनसे मुलाकात की है। गज़ा में अमन के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत के ऊपर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। अगर फ़लस्तीन को ये चीज़ें कबूल ना होती तो फ़लस्तीन कभी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा ना करता। लिहाजा ये उन लोगों के मुँह पर ज़नाटेदार थप्पड़ है जो कि इसके ऊपर कोई ना कोई अपनी सियासत में पढ़ के आपको, आपके दिमागों को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ट्रंप की बात मुझे याद आई, जैसे ही ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के 8 तैयारे गिराए तो भारत के अंदर इतना खौफ और इतना लर्ज़ा तारी हुआ कि उनका एक और तरबियती तैयारा जो है वो गिर के शूं हो गया जनाब। वो कैसे, तफसीलात सुने। भारतीय फिजाइया का तरबियती तैयारा हादसे का शिकार हुआ, लेकिन उनके जो दोनों पायलट्स हैं वो इजेक्ट कर गए थे, इसलिए वो बच गए और वाक़े की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म जो है वह दे दिया गया है। ये वाक़या पेश आया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर ये मामूल का तरबियती तैयारा प्रवास कर रहा था और उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे उनके तैयारे गिरते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी, मैंने अपने व्लॉग में आपको बताई थी कि उनका जहाज़ जो है, हेलीकॉप्टर जो है वो आके कीचड़ के अंदर, खेतों के अंदर उसने आके जो है ना वो लैंडिंग की थी और फिर उसके बाद वहाँ पे धक्के लगा लगा के ना पूरे गाँव के लगवा के तो उन्होंने वहाँ से हेलीकॉप्टर निकाला था। ये उनकी हालतें हैं। फिर उसके बाद भारतीय फ़िज़ाइया का कहना था कि हादसा एक मामूल की फ्लाइंग एक्सरसाइज के दौरान जो है वो पेश आया है और अब हम जो है इसके खिलाफ पूरे तहकीकात करेंगे। पहले वो 8 तैयारे जो पाकिस्तान ने उनके गिराए हैं उसकी तहकीकात तो कंप्लीट कर लें। और अब बारी है आज के ब्लॉग की मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर की। आप लोगों ने वो खबर सुनी होगी और आप समेत, मुझ समेत सब लोग क्यूरियस थे और हम लोग बड़े हैरान थे कि पता नहीं ये मिस्ट्री अब सॉल्व भी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पे पुलिस जो है वो करती कुछ नहीं। पुलिस अगर करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन करना ना चाहे तो कोई, मतलब मादर पिदर आज़ादी है, उनको तो कोई पूछ नहीं सकता। अब जनाब, आप लोगों ने वो खबर तो सुनी होगी कि पिछले दिनों इचरा बाज़ार के अंदर एक पूरी गोल्ड मार्केट है, जिसके अंदर आपको कई 100 दुकानें मिलती हैं जो कि गोल्ड की मार्केट है पूरी की पूरी। वहाँ पर एक शख्स जो है वो उस पूरी गोल्ड मार्केट का सदर भी रह चुका था। उसने जनाब क्या किया कि किलोओं के हिसाब से दुकानदारों से सोना लिया और वो सबका एतमाद जीत चुका हुआ था। पिछले 20 साल से वो उस मार्केट के अंदर काम कर रहा था। उसके बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्कों के अंदर सेटल्ड थे। वो खुद जनाब, उसने प्लान बनाया कि मैं ये सारा सोना लूट के तो खुद मुल्क से बाहर फरार हो जाता हूँ, खुद को सेटल कर लेता हूँ। हुआ यह कि अचानक से एक दिन उसने तमाम दुकानदारों से सोना इकट्ठा किया। दुकानदार उस पर ट्रस्ट करते थे क्योंकि उनको पता था मार्केट के अंदर बैठा हुआ, ये जाएगा कहाँ, पिछले 20 साल से उसका एतमाद बना हुआ था। अचानक एक दिन वो शख्स जो है वो गायब हो गया और जब वो गायब हो गया तो पूरी मार्केट जो है बिलबिला उठी और पता चला कि 20 से 30 किलो सोना लेकर वो गायब हो गया। अब मज़ेदार और अच्छी खबर यह है कि फाइनली वो शख्स गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार कहाँ से हुआ है? इस्लामाबाद से हुआ है। अच्छी बात यह है कि इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके उसको फाइनली पकड़ लिया है
पूरी कार्रवाई कैसे हुई है ये मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको पूरी इसकी जो डिटेल है वो बताऊंगी। फिलहाल के लिए अच्छी खुशखबरी यही थी कि वो पकड़ा गया है, और वो जो सारा सोना क्लेम कर रही थी मार्केट, आया उतना ही उससे बरामद किया जाएगा या नहीं, ये तो अभी पुलिस जब अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चलेगा कि आया वो वाकई उतना सोना लेके भागा था या कि मार्केट जो है वो उसको एग्जैजरेट कर रही है। लेकिन ये आपको बता दूं कि वो शख्स बाहर के मुल्क अपने बच्चों के पास फरार होना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये खबर मीडिया पर आ गई थी और उसको बाहर के मुल्क भागने का मौका नहीं मिल सका था, तो वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो छुपा बैठा हुआ था, और वो इसको कर नहीं पाया एग्जीक्यूट। और अभी जैसे ही वो एक्टिव हुआ, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और उसको पकड़ लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त जब मैं अपने स्टूडियो में ये तमाम व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो लाइट कभी आ रही है और कभी जा रही है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बाहर है बड़ी तेज़ वाली बारिश, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये मौसम सरमा की ये पहली बारिश है जो हमने देखी है, अदरवाइज़ पूरा जनवरी पूरा दिसंबर गुजर गया है, कोई बारिश नहीं हुई थी। तो बहरहाल जनाब, अब मैं आज के ब्लॉग की एक और बड़ी अच्छी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम सब लोगों को अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स के अंदर कई कई सालों से पेंडिंग जो केसेस होते हैं उनका फैसला नहीं होता। तो अब अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि सजाए मौत के जितने भी केसेस हैं, जितनी भी ज़ेरे इल्तवा अपीलें हैं, उनको 45 दिनों के अंदर अंदर निपटाया जाएगा, जो कि एक बड़ी कमाल बात है। पता नहीं कितने केसेस होंगे, चले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। अब ज़रा तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाएं। सजाए मौत की ज़ेरे इल्तवा अपीलें जो हैं वो 26 अक्टूबर 2024 तक जो थीं वो थीं 384, और अब जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा अपीलें जो हैं वो 107 रह गई हैं। ये एलामिया जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब ये फैसला किया है कि 45 दिन के अंदर इसको निपटाया जाएगा, और इसी तरह 80 साल से ज़ायद उम्र के जो कैदी हैं उनकी जेल पिटिशन्स को तरजीही बुनियादों के पर मुकर्रर करने का भी फैसला जो है वो कर लिया गया है। और बुध के दिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी जो हैं उनकी ज़ेर सदारत ये फैसला किया गया है, और एलामिया के मुताबिक कहा गया है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहाती इक़दामात और रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के तहत माहाना कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा भी लिया जाएगा। अगर माहाना जो इनकी कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया जाए तो फिर तो मैं कहती हूँ कि शायद वो लाइन पाकिस्तान में कभी बोली ना जाए कि जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छी बात है अगर लोगों को जल्दी फैसले होंगे, जल्दी इंसाफ मिलेगा, तो ये बहुत ही कमाल की खबर होगी। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊँ, एक दुख भरी खबर आई थी तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर भी करूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँ कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत कर दें। हमारे मारूफ अदीब हैं जी मुन्नू भाई, मरहूम हैं वो, उनकी डेथ हो चुकी है। और मुझे याद है कि आज से कोई 8-9 साल पहले वो हमारे शो में भी आया करते थे, खबरनाक में। अ, अब उनकी जो अहलिया हैं वो इंतकाल कर गई हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आपको पता ही है कि मुन्नू भाई जो हैं वो मारूफ अदीब थे, कॉलम निगार थे, सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन थे, और उनकी अहलिया जो हैं वो इंतकाल कर गई हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो के थ्रू ये खबर सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें, फ़ातिहा पढ़ दें और फ़ातिहा डन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे कमेंट सेक्शन में पता चल जाए कि कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे रेफरेंस से ये खबर सुनी है और मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे, कल कोई हमारे लिए पढ़ेगा। चलें जनाब, अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत कमाल की खबर है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को पता ही है कि मरियम नवाज़ जो है वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, और अल्लाह ताला उनको और इसमें जो है वो हिम्मत दे कि वो पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अब जनाब, अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि आप लोगों ने एक खबर तो सुन ली होगी कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो इंटरनेशनल मेयार की होंगी। यहाँ तक कि मैं सुन रही थी कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के अंदर वो बता रहे थे कि ये खूबी भी होगी कि अक्सर जो कैंसर के मरीज़ होते हैं जिनका आखिरी स्टेज आ जाती है, स्टेज 3 या 4 आ जाती है, तो अक्सर अस्पताल वाले उनको, ऐसे मरीज़ों को एडमिट करने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, आप इनको घर ले जाएं। वो कह रहे थे कि हम 3rd और 4th स्टेज पे भी मरीज़ को लेंगे। और आपने ये भी नोट किया होगा कि अक्सर ऐसे मरीज़ों को कह दिया जाता है कि घर ले जाओ, क्योंकि उनको तकलीफ़ बड़ी होती है, वो अपने आखिरी दिन जो है अपने घर के अंदर गुजारें। जबकि इस हॉस्पिटल के अंदर इतनी जदीद मशीनरी जो है वो लाई गई है कि आखिरी दिनों में भी उन मरीजों को हॉस्पिटल में रखा जाएगा, ताकि उनकी तकलीफ के जो शिद्दत है उसमें थोड़ी कमी की जा सके। अब आज मैंने आपके साथ क्या अच्छी खबर शेयर करनी है, वो मैंने ये शेयर करनी है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की भी मंजूरी जो है वो दे दी है।
انہوں نے مارچ سے اس کی تعمیر نو کا اعلان کر دیا، یعنی کہ پورا ڈسٹرکٹ، یعنی کہ پورا ایک شہر بنے گا جس کے اندر ہاسپٹلز ہی ہاسپٹلز ہوں گے اور ہر طرح کے ہاسپٹلز ہوں گے تاکہ لوگوں کو علاج معالجے کی فری سہولیات مل سکیں۔ اچھا، اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر انہوں نے ٹیلی میڈیسن سسٹم متعارف کروایا تھا اور جھنگ ڈی ایچ کیو کے اندر کارڈیک سرجری شروع کروانے کا اعلان کیا تھا۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کی مارچ سے تعمیر جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر کیتھ لیبز بن رہی ہیں مختلف شہروں کے اندر، خاص طور پہ مری والے علاقے، راولپنڈی والے، اسلام آباد والے جو علاقے ہیں وہاں پر کیتھ لیبز بن رہی ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو ہر قسم کے علاج کی سہولت ان کے گھر کی دہلیز پہ دیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب کسی مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اگر 60 منٹ کے اندر اندر اسے کسی قریبی اچھے ہاسپٹل میں لے جایا جائے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اور جھنگ کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کیتھ لیبز بنائی ہے۔ اب انہوں نے ایک اور چیز بڑی زبردست کہی کہ بہت سارے لوگ جن کے آرگنز نہیں ہوتے، آرگن کا ٹرانسپلانٹ کرانا بہت مشکل کام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم کریں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف میڈیکل سٹی ان پیچیدہ بیماریوں کا، جتنی بھی پیچیدہ بیماریاں ان کا علاج ہوگا جو یہاں پر ممکن پہلے نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر چلڈرن ہاسپٹل ہوگا، کارڈیالوجی ہوگا، بلڈ ڈیزیزز کے علاج ہوں گے، ہڈیوں کے پیچیدہ امراض کے، جلنے والے مریضوں کے علاج ہوں گے، اور میڈیکل ڈسٹرکٹ جینیٹک جو موذی امراض ہوتے ہیں ان کا بھی وہاں پہ علاج ہوگا۔ کینسر کے علاج کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے چین سے مشینیں منگوائی ہیں اور ٹیکنالوجی ہم یہاں پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تو، کہ اگر کینسر کی فرسٹ سٹیج ہے تو مشین کے ذریعے نان انویزو طریقے سے بنا کسی سرجری کے جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس مریض کا علاج ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کینسر کے علاج کے لیے بھی جو ہے وہ 16 لاکھ روپے کی ایک آلہ ہوتا ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور محکمہ ہیلتھ کو 6 ارب روپے ہم دے چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور گڈ گورننس کا ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی اگر پورا میڈیکل سٹی بنے گا اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات جو ہیں علاج کی وہ وہاں پر فراہم کی جائیں۔